सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अब तमाम सियासी जमातें इस वक्त बहुत ही मुतारिक अंदाज में ग्राउंड पर मौजूद हैं। पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, पब्लिक में जाकर अपने अपने मंशूर के मुताबिक लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट्स का भी मामला अब कराची में बड़े ज़ोरों से जारी है। आज ही की खबर है जो कि ज़राए से आई है कि NA 242 पर अब जहाँ मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, वहाँ पर एडजस्टमेंट के मामला ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं। और अब अगर ये एडजस्टमेंट हो जाती है और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ से कैंडिडेट होते हैं तो फिर इसका नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना होगा, जो कि इस वक्त अर्बन एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए है। और मुख्तलिफ औकात में हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना जो कि नए लोगों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, नए लोगों को अवामी नुमाइंदा बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब जब इलेक्शन का माहौल अब बन चुका है तो कितने नए लोगों को उनकी जानिब से टिकट दिए गए हैं और उनके पास क्या क्या प्रोग्राम और मंशूर मौजूद है। फिर इसी तरह दीगर सियासी जमातें MQM पाकिस्तान और GDA और वो तमाम बाकी जमातें जो कि मिलकर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनके मिलने की वजह क्या है। पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों को बहुत शिकायत हैं, और इन जमातों के पास फिर मंशूर क्या मौजूद है और ओवरऑल इसका मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हसन खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कामरान साहिबा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA से हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया हमीद साहिबा MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि PJ मीर साहब सीनियर साफ़ी सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। चूँकि सिंध की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इंटीरियर सिंध से आप लोग बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। अर्बन एरियाज़ पर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कराची में माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतनी कामयाबी नहीं हासिल की जितनी आप लोग की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। क्या वजूहत हैं इसकी और इस बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? देखिए, इस बार हमारा ख़ास फोकस अर्बन एरिया कराची में है। चेयरमैन बिलावल साहब ने ये ख़ास तौर पे मेक श्योर किया है कि यूथ, टैलेंटेड, न्यू फेसेस, फ्रेश फेसेस को टिकट्स जारी किया जाए, जो मकामी लोग हों, जो उधर अपने रेजिडेंस के अंदर अपने नेबरहुड के अंदर काम करते हों और वो ऑलरेडी उनकी एक अपनी स्टैंडिंग हो। तो मुझे नेशनल असम्बली का कैन 248 का ज़िम्मेदारी दी गई है और हम इस बार इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इवन दो कराची ने हमें उस तरीके से वोट नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद हमने बहुत काम किए कराची के अंदर। और इस बार बिलखुसूस सेंट्रल के अंदर हमारे पास पूरी तैयारी से हम आए हैं और हमने हर सीट के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को रन थ्रू किया है। और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए एक स्पेसिफिक प्लान्स है, हमारे पास कराची के लिए स्पेसिफिक प्लान्स हैं और हमें पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मैनिफेस्टो है। अच्छा, ये प्लान्स आपके पास उस वक्त हैं जब आप पिछले 15 साल 3 टेन्योर्स अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में पूरे कर चुकी है, तो ये अभी सिर्फ प्लान्स क्यों हैं? इन पर इम्प्लीमेंट माजी में क्यों उस तरीके से नहीं हो सका कि ये अभी भी प्लानिंग की हद तक ही महदूद? देखिए, जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है सिंध में वो किसने की है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो की है, क्योंकि सिंध जितनी भी आपने देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। आपने ग्रीन बसेस, रेड बसेस देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि रोड कारपेटिंग चल रही है, बड़ी बड़ी शाहराहों के आर्टरीज़ के ऊपर कारपेटिंग हो रही है, डिफरेंट अंडर पासिस बन रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। ये किसने की है? MQM ने तो नहीं की, ना जमात इस्लामी ने की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और वो फंड्स लगा रही हैं पब्लिक के अंदर। वाटर के मंसूबे उन्होंने इनिशिएट किए हैं और अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अब कितना फ़र्क पड़ा है कराची के अंदर, जब से मेयर ऑफिस भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब लीड कर रहे हैं उसको, और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। तो अब इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है और आप देखिए कि मज़ीद और हम काम करेंगे इस कराची को, और कराची को वो दर्जा देंगे जो आज तक नहीं वो मिल सका उसको। अच्छा, तो उज़मा साहब, अब ये आप देखें बिलावल साहब ने कहा कि उनका फोकस है यूथ पर और पुराने सियासतदान अब घर चले जाएं। जो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने अमल भी किया, और ऐसा आगे उनसे हम उम्मीद लगाएं कि जो हसन साहब कह रहे हैं ये सब प्लान सारे जो पिछले 15 साल की आप लोगों की शिकायतें वो किसी हद तक कम होने आगे जा रही हैं, इनके खिलाफ आप सब लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का प्लान तो कर लिया है? बिल्कुल ऐसा है। इलेक्शन देखें, ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, मगर जमहूरियत के लिए इलेक्शन किए जाएं और लड़े जाएं, ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। और पीपल्स पार्टी अगर बात की जाए तो 15 साल से पीपल्स पार्टी के हाथ में पूरा सिंध और बिलखसूस हमारा कराची है। मगर आप ये देखिए ना, यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है, पानी का निज़ाम सारा धर्म भरम है, आवाम रो रही है। लियारी से भी 2018 में आपको पता है पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकस्त हुई थी, PTI ने जीता, लेकिन उन्होंने भी वो उसने भी शिकस्त दी, मगर शिकस्त हुई थी।
क्योंकि लियारी को पता है आपको, बिलावल साहब का ननिहाल कहा जाता है, गढ़ है पीपल्स पार्टी का, ठीक है ना, वहाँ से भी शिकस्त हुई। तो ऐसी क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या सर अंजाम हुआ सानिया कि वहाँ से ये सीट नहीं निकाल सके। और अगर इम्प्लीमेंट की बात कहूँ, मेरे भाई ने जैसे कहा रोडों पे कारपेट्स बिछ रहे हैं, तो इलेक्शन के दौरान तो कारपेट्स बिछते हैं। और अभी हमारे बिलावल साहब ने जो एक लाहौर का दौरा किया है, वहाँ मैंने देखा है कि गलियों में भी कारपेट बिछाए गए हैं और उस पर वो चल रहे हैं। तो वो अपने चलने के लिए वाली बात की है, जो सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनने के लिए नहीं, मैं वहाँ की भी बात कर रही हूँ। वो कारपेट अलग है, वो कारपेट अलग है, मगर वो देख रहे हैं हम कारपेट चल रहा है, अच्छी बात है। कारपेट बिछ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गरीब के चलने के लिए भी जो है वो सहूलियात हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। मगर मुझे ये शिकायत हमेशा रही कि 15 साल में जो रोड्स पेपर्स के अंदर सॉल्व हो गए कि बन गए, वो बज़ाहिर नहीं बने। गुरु मंदिर वाली चौरंगी देख लें, वो आज तक जो है वो नहीं बन पाई। और इकरा यूनिवर्सिटी के सामने आप देख लें, वो रास्ता सिर्फ वहाँ पर जो है सरिया वगैरह बिछा दिया गया, मगर वो रास्ता आज तक बड़ा ख़राब है। और वो इतना ख़राब है कि आप वहाँ से गुजरिएगा ज़रूर, अच्छा, तो आप देखेंगे कि मैंने सही कहा। के पास तो खैर अभी कुछ चंद ही दिन हुए आई है, इससे पहले तो एमक्यूएम का शहर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनसे शिकायत बिल्कुल होल्ड था। देखिए, मुल्क को ख़राब करने में, सिंध को ख़राब करने में जो भी होगा, हम उसके मुखालिफ हैं, ठीक है ना। चाहे मुल्क या सिंध पीपल्स पार्टी बहाल करे, मोस्ट वेलकम, एमक्यूएम बहाल करे, मोस्ट वेलकम, हम बहाल करें तो वेलकम ही वेलकम है। सही। तो काम दिखाएं। सही। तो फौजिया हमीद साहिबा, ये ज़रा आप बताइएगा कि ये अब शहबाज शरीफ साहब को आप ये अपनी 242 वाली नशिस्त देने जा रहे हैं, ये उसूली फैसला हो चुका है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को विड्रॉ कर लेंगे वहाँ से, और ये जो एडजस्टमेंट्स होने जा रही हैं आपकी सिंध में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपके सवाल को क्या जवाब देने से पहले मैं आपका जो पहले सवाल हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा इस पे रोशनी ज़रूर डालूंगी कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को कराची की रोड्स को कारपेट करना याद आ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि उनको कराची के फ्लाईओवर्स याद आ रहे हैं, उनको दादू क्यों नहीं याद आ रहा, उनको मीरपुर खास क्यों नहीं याद आ रहा, सखर क्यों नहीं याद आ रहा, उनको लाड़काना क्यों नहीं याद आ रहा, और सिर्फ कराची क्यों याद आ रहा है। बात सिर्फ ये है कि कराची वो कमाऊ पूत है जो पालता सबको है, जो जब चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो सिर्फ अब जरदारी साहब और उनके जो चेले हैं उनकी निगाह कराची पर है। तो सबसे पहले तो 15 साल का ये हिसाब दें कि 15 सालों में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि ये कराची को अब जो है ये लाड़काना बनाना चाहते हैं, सखर बनाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। मेरा ख्याल में कराची की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इनके जो है ये जो धोखे ये देना चाह रहे हैं, धोखों में आएंगे। और ये जो जिस तरह से गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ये सबको पता है। अब मैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। सीट एडजस्टमेंट की जो बात है, बिल्कुल वो हमारी राब्ता कमेटी में ये बात जो है 12 दफ़ा डिस्कस हो चुकी है और ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, उनको फाइनलाइज करना ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अहम हल्का है और इस जो बल्दिया का हल्का है उसमें मैंने भी कॉन्टेस्ट किया था 2013 में। तो उसमें देखिए वो जो है वहाँ की लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वहाँ जब आप उस हल्के में जाते हैं तो वहाँ आपको कहीं रोड नहीं नज़र आता। एवरी सेकंड जो दूसरा घर है उसमें आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, पीएमएलएन से, पीटीआई से। देखिए वो गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। वहाँ आप सोचिए कि महीने में चंद घंटों के लिए पानी आता है, पूरे महीने में चंद घंटों के लिए पानी आता है। वहाँ बिजली नहीं है, पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ हैं वहाँ। मैं ये समझती हूँ चाहे शहबाज शरीफ साहब वहाँ से जीतें, चाहे मुस्तफ़ा कमाल भाई वहाँ से जीतें, जो भी जीते, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है अब ये बहुत हो गया। बल्दिया की आवाम के जो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल होना चाहिए।
अच्छा, तो ये तय कब तक हो जाएगा? चूंकि ये खबर तो आज ये आ गई कि आप शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से सपोर्ट करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को फिर वहाँ से आप लोग विड्रॉ करवाएंगे, ये उसूली फैसला अब तक हो चुका है या अभी भी ये पाइपलाइन में अभी इस पर गौर फिक्र जारी है? देखिए, 1-2 दिन में आपको ये मिल जाएगा, ये क्योंकि ये भी फैसला होना बाकी है, तो ये 1-2 दिन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये कि मुस्बत जवाब ही आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो पीजे मीर साहब, ये अब इस वक्त जो हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को हमने देखा बड़े मुतारिक तरीके से उन्होंने पहले MQM से बात की, उनको इंगेज किया, पंजाब में उन्होंने काफ लीग को, IPP को इंगेज किया हुआ है, बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया PMLN को, KP में भी वो गए, मौलाना साहब से भी वो राब्ते में, तो कैलकुलेटेड अंदाज से अपने नंबर्स को पूरा करने पर वो इस वक्त फोकस कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की हम और बाकी जमातों की कैंपेन देख रहे हैं, वो पब्लिक में जाकर हो रही है, वो अवामी गैदरिंग्स कर रहे हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो ये PMLN वाली स्ट्रैटेजी आपको बेहतर लग रही है कि एक सेफ अपने नंबर को वो पूरा कर लें कैलकुलेटेड तरीके से, या पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अवाम में जा रही है और अवाम पर रिलाई कर रही है? देखिए, नंबर्स की बात नहीं है। जब ये नजरिया की बात करते हैं तो फिर आपको सीट एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है? मुझे बताएं ना, आप सीट एडजस्टमेंट कहते हैं, फिर आपके नजरिए किधर चले गए? हर पार्टी का अपना नजरिया है एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं जी इधर उधर एडजस्ट करें, इधर एडजस्ट करें, तो क्या आप आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं? आप जो मैनिफेस्टो बड़ा देते हैं, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाई हैं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको फेवर नहीं कर रहे। क्या आप जी रोड बना दिए, ये पुल बना दिए, ये इमारतें खड़ी कर दी? दीज आर योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आप ये लोगों को बताना हमने ये कर दिया, वो कर दिया, भाई सबने कर दिया, ये तो आपकी एक बेसिक जिम्मेदारी है। आप बताएं, हम कराची की अगर बात करते हैं, आप मुझे बताएं कराची का समुद्र किसने साफ करना है? वहां ड्रग्स की नीडल्स पड़ी हुई हैं ऊपर, वहां ड्रगिस्ट फिर रहे हैं, लोग समुद्रों के ऊपर पैसा कमाते हैं, टूरिज्म का होता है। आपकी जाके लुक एट द सी, काली सैंड है वहां। लियारी रिवर की बात करते हैं, अनट्रीटेड वाटर इज गोइंग इनटू द सी, 450 मिलियन गैलन्स की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आपका जा रहा है डेली पानी। आपकी मछली कंटामिनेटेड है, आपकी मछली के अंदर आर्सेनिक है उधर। आप मुझे बताएं, हम कहते हैं कराची की मछली अच्छी, यार खुदा के लिए ये चीजें आप इनको करो। एजुकेशन की कीमतें देखो आप, इनकी फीस कितनी बढ़ गई है। आपने नई जनरेशन को ऊपर लेके आना है, उसको एजुकेट करके लेके आना है। आपकी फीस 40-50 हज़ार रुपया फीस है, तो आपकी करप्शन तो नेचुरली हो जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं है। मुझे बता दें आप, तो किस तरह करेगा? आप अपने कैमरामैन को देख लो, आप अपने इंजीनियर्स बेचारों को देख लो, क्या इनकी तनख्वाह है? मुझे बताएं आप, क्या ये कर इसमें अपने बच्चों को बढ़ाएंगे वो? ये तो सर्वाइवल रेट पे हमने सर्वाइविंग से बाहर आके लिविंग मोड में आना है। लिविंग मोड में आप ऐसे आना है, यू हैव टू हैव कंप्लीट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार नहीं है। आपकी ट्रैफिक आप देख लो, कहीं भी देख लो, ये मौत के कुएं में चलाने वाले ये मोटर बाइक्स हैं, ये रिक्शाज हैं, ये टैक्सीज हैं, ये गाड़ियां। क्यों? तो मीर साहब, ये जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, अगर एक हुकूमत में 12-13 या कोई 8-9 जमातें शामिल होंगी तो वो रिफॉर्म्स फिर कैसे हो पाएंगी? ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ का जो एक सियासी निज़ाम है, एक पॉलिटिकल कल्चर है, वो आम एक रिवायती सियासतदान तो इन रिफॉर्म्स के बारे में सोचे बहुत ही मुश्किल है। वाह, आपने PDM को देख लिया ना, जो आपने भी सवाल किया है, क्या क्या किया इन्होंने? इकट्ठे थे सारे, हम ये कर देंगे, मिरेकल्स ले आएंगे, ये मुल्क नीचे चला गया सारा, और ब्लेम किसी और पे आप डाल रहे हैं। आप देखिए, बात सुने, हमें अगर करना है, इस मुल्क को आगे चलाना है, तो एक ही तरीके से चलाना है कि टॉलरेंस दिखाएं। हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं किसी के लिए। हम कहते हैं हम नहीं, मैंने करना। वो भाई आप कौन है? जब तक आप हम का नारा नहीं लगाएंगे और एक दूसरे के साथ टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे, क्या करेंगे आप? आप आज की पॉलिटिक्स देख लें, फार्सिकल पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं यहाँ। हर बंदा कह रहा है नहीं मैंने पावर में आना है, कोई नून ज्वाइन कर रहा है, कोई ये ज्वाइन कर रहा है, कोई फलाना ज्वाइन। यार आपके नजरिए कहाँ गए हैं सारे? मुझे बता देना आप, व्हाट यू स्टैंड फॉर। सही, तो पावर में आने की बात की जा रही है, लेकिन पावर में आके करना क्या है, ये क्लियर होना चाहिए ताकि लोग भी बेहतर इंतखाब कर सकें। मीर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। तो हसन साहब, ये पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर रही। अब उसमें मेयारी तालीम और मेयारी सेहत तो हर एक शहरी का बुनियादी हक होता है। आपका खुद भी चूँकि शोबे तालीम से ताल्लुक़ है, इसलिए बड़ा रेलेवेंट आपसे सवाल बनता है कि ये पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध में जो तालीम का निज़ाम था उसका क्या हाल किया, सिंध में जो सेहत का निज़ाम था वो इस वक्त किन हालों में, तो जिन हालों में है उसको देखते हुए क्या फिर एक
आप एक नए कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए, आपको या दूसरे कैंडिडेट्स को लोग यहाँ वोट करेंगे? देखिए, कराची की आवाम अब बाशऊर हो चुकी है। उन्होंने 35 साल से जिन लोगों को वोट किया है वो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं और उन्होंने सिवाय इस फॉल क्राई करने के इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अगर कराची की आवाम हमें इलेक्ट करती है और हमें MPs और MNAs इलेक्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो काम आपको दिखेगा, आपको काम नज़र आएगा। जहाँ तक आपने एजुकेशन की बात की है, वी हैव डन लॉट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। हम गवर्नमेंट स्कूल्स की अपलिफ्टिंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली ही टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि जो भी हमारी टीचर्स हमारी लाइसेंसिंग के ऊपर हों वो अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हेल्थ के अंदर तो चेयरमैन बिलावल साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है सिंध के अंदर। आप NICVDs देख लें, आप कराची हार्ट डिजीज़ के इंस्टीट्यूट्स देख लें, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स देखें, हेल्थ सेक्टर तो इतना मजबूत किया है। इसके अलावा जो चेयरमैन बिलावल साहब ने अपने 10 पॉइंट एजेंडा जो पेश किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, उसके अंदर 3rd पॉइंट में एजुकेशन हेल्थ केयर की बात की, उन्होंने अपनी ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात की, उन्होंने सोलर एनर्जी के ऊपर बात की जिससे आपको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड। क्या पीपल्स पार्टी 15 सालों में ऐसा कोई एक स्कूल बना सकी जिसमें उनके आपके अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी कोई मिनिस्टर्स के या पॉलिटिशियंस के उनके अपने बच्चे रिलेटिव्स वगैरह पढ़ सकें वहाँ पे? देखें, अभी इंटीरियर से जैसे कराची की मैं जैसे बात करता हूँ, कराची के अंदर अगर मैंडेट नहीं मिला है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो एक हकीकत है, और इस बार हम कोशिश करें कि हमें मैंडेट मिल सके। जो जहाँ तक इंटीरियर की बात है, इंटीरियर में ऐसे स्कूल्स बने हैं, लेकिन अगैन ऑब्वियसली क्योंकि हम एक अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे बच्चे उधर नहीं जा सकते, तो वी नीड मोर रिफॉर्म। इसी वजह से एज एन एजुकेशनिस्ट आई हैव जॉइंड द पार्टी सो दैट आई कैन ब्रिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। और यही वजह है कि हम जैसे लोगों को चुना गया है पार्टी की तरफ से ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें और गवर्नमेंट के अंदर आके अपनी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और देखें, लाइक आई सेड, कराची को पता है कि अब उनको उन लोगों को इलेक्ट करना है जिनके पास रियल पावर है, अब जो काम असली में करवा सकते हैं। देखिए, हमें वी डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवाइड, वी डोंट वांट टू डिवाइड द कराची पॉपुलेशन इनटू एथनिसिटीज़। ठीक है, हमें ना रिलीजन के नाम पे हमें वोट लेना है, ना हमें किसी इसका, हम जैसे मीर साहब ने कहा, हमें यूनिटी के साथ हम सिख हमें रियल पावर तो पब्लिक होती है, पब्लिक डिसाइड करती है कि किसके पास रियल पावर होनी चाहिए। पब्लिक ये कैसे परस्यू करे कि वो जिसके पास रियल पावर है हमें उसको वोट देना है? ये रियल पावर से क्या मुराद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का एक हकीकत है और पिछले कई अरसे से सिंध के अंदर वो हुकूमत कर रही है। ठीक है, अभी मेयर का ऑफिस भी मुर्तज़ा वहाब साहब के अंडर है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट काम तेज़ी से चल रहा है। तो रियल पावर ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंदर पावर पब्लिक के पास ही होती है, लोगों के पास ही होती है, और फिर वो वोट देते हैं अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करने के लिए। अगर हम जैसे नुमाइंदे हों जो आवाम के अंदर ही रहते हैं, उनके साथ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मोहल्लों में रह रहे हैं, और उनके हम ऐसे नहीं है कि हम कहीं रूरल सिंध से इंटीरियर से उठ कर आएँ और हम बस वोट मांग रहे हैं। हम कराची के सिटीजन्स हैं, मैं कराची का बेटा हूँ और हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और समझते हैं, और हमने अपनी डिफरेंट सर्विसेज के अंदर जो ओवर द ईयर्स हमने इन पर्सनल कैपेसिटी हमने प्रूव किया है, उनको हम प्रूव करेंगे कि हम कैसे गवर्नमेंट में आके एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे सकें कराची को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को और बिलखसूस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को। सही। तो अब फौजी साहब, उज़मा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन अंदरून सिंध में है, ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर एक बड़ी सियासी जमात है। जब तक वहाँ पर आप चेंज नहीं लेकर आएंगे तो अर्बन में आप लोग सीट्स लेते भी रहें तो वो शहर की हद तक तो आप लोग MNA MPs बना लेंगे अपने, लेकिन फिर फैसला साजी में आप लोगों को नहीं सुना जाएगा या माना जाएगा। तो ये पहले तो मेहनत आप लोग को अंदरून सिंध करनी होगी, वहाँ लोगों का माइंड सेट चेंज करना होगा अगर कामयाबी हासिल करनी है तो। देखिए, अब जो इलेक्शन हो रहा है इसमें भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों में शऊर आ गया है, और जब शऊर आवाम में आ जाए तो वो मुल्क और वो आवाम तरक्की कर जाती है। तो अब आवाम ने ही सिलेक्ट करना है और इलेक्ट करना है कि हकीकत है कि किसने जो है सिंध को बचाना है और किसने 15 साल की तरफ से रिवर्स करना है सिंध को। इनके नज़दीक आवाम का शऊर ये है कि अब अर्बन एरियाज़ में लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, आपके नज़दीक उस शऊर की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। देखिए, अर्बन एरिया हो या फिर आप कराची को कह लें या सिंध को कह लें, कराची और सिंध एक ही है, ठीक है ना, ये बड़ा शहर है। मगर मुझे ये बताइए, क्या मुर्तज़ा वहाब सर का, मेरे भाई ने अभी जिक्र किया कि इनका ऑफिस बन गया है, ये मेयर बन गए हैं, अच्छी बात है, हमने मुबारकबाद भी इनको दी थी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कभी किसी के इश्यूज़ के लिए कोई कॉल उठाई? अभी कुछ अर्से पहले मैंने उनको एक कॉल की थी, बड़ा रोड पे बड़ा गंदगी मची हुई थी मस्जिद के सामने और बड़ा ही अजीब हाल था। यूनिवर्सिटी के सामने जो है बड़ा रोड टूटा फूटा और आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए मैंने खुद पर्सनली कॉल की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसी तरह से रिस्पॉन्स देंगे।
सिंध की आवाम को, बताइए मुझे। बहुत एक्सेसिबल हैं एंड मेरा खुद उधर काफ़ी एक्सेसिबल उनका है, वो अवामी नुमाइंदे हैं। आप उनके अगर अपना स्केड्यूल उनका अवामी नुमाइंदे हैं, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अवामी नुमाइंदे तो अवाम के बीच पे रहते हैं और अवाम को रिस्पॉन्स करते हैं। मैं तो एक अवाम हूँ, मैं तो अभी कैंडिडेट बनी हूँ, मैं तो एक अवाम हूँ, तो मैंने अगर उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और मेरे अलावा काफ़ी हमारे भाई बहन हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं, तो पहले ये निज़ाम भी करें। और अच्छी बात है कि सिंध जो है वो बहाल हो, कराची बहाल हो। कराची बहाल होगा तो पूरा सिंध बहाल होगा, पूरा सिंध बहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान बहाल होगा। जहां हम बैठे हुए हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से आप देखें कितना फंड जनरेट होता है हमारा। कराची पूरे पाकिस्तान को संभालता है, मगर यहाँ का क्या हाल है, रूटों का हाल देखें आप। मैं तो अभी कश्मीर में चल रही थी, लगा हम जरा गुफ्तगू को दोबारा शुरू करें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन खान साहब, उस्मा कामरान साहबा, फौजिया अमीर साहबा, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो फौजिया साहबा, ये कुछ देर पहले पीजे मीर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि हर पार्टी का एक अपना नज़रिया होता है और यह होता है, और आपका MQM पाकिस्तान का तो कराची में आप लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड क्लेम करते रहें, फिर अपने उस शहर में जहाँ पर आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आप नून लीग से कह रहे हैं आए जी हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। उनको तो ये फ़ायदा होगा, यहाँ से उनको सीट्स मिल जाएंगी, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? देखिए, सीट एडजस्टमेंट मेरा ख्याल में जैसे पीजे मीर साहब ने जो बात की है वो उनकी अपनी एक राय होगी और उनकी राय का मैं एहतराम करती हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल करती हैं और ये हमेशा से करते आए हैं। नून के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ कि हमने उनसे कहा कि हमें आइन में 3 जो है आइनी तरामीम चाहिए, जो हमने बारहा दफ़ा ये बात की है, जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये आइनी तरामीम जो हैं वो सिर्फ MQM के लिए नहीं है, वो ये पाकिस्तान के लिए है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए हमने कर दी। और अगर आप कहेंगे तो मैं उन पर रोशनी भी डाल दूँगी। और उसके ऊपर जो नून लीग है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम जो है उनके साथ बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट की अभी तक देखें बातें हवा में हैं, ऐसी कोई हतमी बात हुई नहीं है। और मैं आपसे ही ये सुन रही हूँ कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है। वहाँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब बल्दिया से अभी तक तो वो कैंडिडेट हैं हमारे। अभी देखें राब्ता कमेटी में क्या फैसला होता है और जो मेजॉरिटी का फैसला होगा उसको हम बिल्कुल जो है ऑप्ट करेंगे। लेकिन अगर कहीं हमें सीट एडजस्टमेंट करना पड़ती है और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट अगर हमें करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से मैं ये समझती हूँ कि आप चले और तमाम सेक्टर्स को छोड़िए, आप सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को ले लें। बिल्कुल। कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि पीपल्स पार्टी ने कराची में बनाए हैं या इंटीरियर सिंध में बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉलेजेस पे आ जाइए, यूनिवर्सिटीज पे आ जाइए, कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे मुझे नहीं नजर आता कि कोई ऐसा इदारा इन्होंने बनाया है जहां हमारे बच्चे जाके पढ़े। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनका दौर रहा है, क्योंकि ये लोग इनके बिजनेसेस चमकते रहे हैं और इनके अपने बच्चे तो बाहर मुल्कों में पढ़ते रहे ना। फौजी साहब, अब आपका पॉइंट ये है कि तालीम, सेहत और जितने भी बाकी सारे निज़ाम है वो पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन अब ये सवाल मैं मीर साहब के सामने भी रखूंगा, पहले आप इस पर कमेंट कर दें कि फिर ये 2008 में हमने पीपल्स पार्टी को जितने वोट लेते देखा सिंध में, 2013 में उसको उससे ज़्यादा वोट मिले और 2018 में उससे भी ज़्यादा वोट मिले और ज़्यादा सीट्स मिली हैं। फिर ये पीपल्स पार्टी पर लोग बार बार क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं अंदरूनी सिंध के? देखिए, मैं आपको एक ये चीज़ बताऊं कि हम जो कौम है, बहैसियत कौम हमें भिखारी बना दिया गया है। अगर आप 2018 की बजट की मेरी अगर स्पीच उठा के देखें तो उसमें
जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इस प्रोग्राम की मैंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। मैंने ये कहा कि आपको, हमें ये चाहिए कि हम लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। हम लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हैं? हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स पे उनको तो जो है हर महीने पैसे दे देते हैं, हम भिखारी बनाते हैं। हम देखते हैं कि जितने गरीब लोग हैं वो उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे वो अपना वोट बेच देते हैं। आप इंटीरियर में जाइए, सब लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे कहते हैं जी बीबी ने के पैसे आ रहे हैं, हम उनको वोट देंगे। उनको ये पता ही नहीं कि वोट, तो इस तरह से वोट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घरों में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कहते जी हम बीबी का पैसा हमें मिल रहा है। तो इस चीज़ से एक्सप्लॉइट किया गया है बाय डिज़ाइन। पीपल्स पार्टी ने इस किस्म के प्रोग्राम्स बनाए हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट अब आए, इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। हमें अपनी आवाम को भिखारी नहीं बनाना, खुदारा हमें उनको टेक्निकल नॉलेज की तरफ लेके जाएं। अगर हम अपने लोगों को बाहर भेजते हैं तो उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं है। उनके पास अगर कोई प्लम्बर बाहर जाना चाहता है तो उसके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है, उसके पास कोई ऐसा कोई कागज ही मौजूद नहीं है जिसको वो ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स को खत्म किया जाए और टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन का ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। पीजे मीर साहब, ये जो पॉइंट है इस वक्त फौजिया साहिबा का, तो क्या वाकई यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की वजह से लोगों में शऊर नहीं आ सका, लोगों में वो आगाही नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल इन्होंने एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना, नेल ऑन द हेड आपने उसको मारा है। देखो, अब ये जो 10 पॉइंट्स दिए हैं बिलावल ने, उसमें है स्किल लेबर का, उन्होंने कहा है कि स्किल लेबर करेंगे, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। अब आपने अच्छे पॉइंट्स को आगे लेके जाना है। अब ये बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने पूरे कौम को मंगता बना दिया पकड़ के। उनको पता है कि मुफ्त का रोटी आ रही है और ये कौम वैसे भी काम करना नहीं चाहती। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर वहाब अपना ये है कि ये कहते हैं कि हमें प्लेट पे खाना दे दो, हम काम नहीं करना चाहते। मौका मिलता है छुट्टी ले लेते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाते, बाद के कहीं और जाते हैं ये लोग, कहीं मोस्टली। अब द क्वेश्चन इज, हम हर चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, काम चोरी करते हैं। आपका वी वर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों ड्रॉप हुई? पहली कंसाइनमेंट ठीक गई, दूसरी हाँ जी चलो मिट्टी डालो, इस तरह भेज दो। इसी तरीके से तो इंडिया आगे चला गया, हम क्यों नहीं गए आगे? द क्वेश्चन इज, हमारा मैनेजरियल प्रॉब्लम है, हमने इसको ठीक करना है। आपके मैनेजर, आप मुझे बता दो ईमानदारी से, जितने भी बैठे हैं, 4 टेलीफोन कॉल्स, 3 चिटें और 2 आपके साथ बंदे ना जाए, पाकिस्तान में काम किसी का नहीं होता। गरीब आदमी तो उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है। He or she is a nobody. So the question is, आपने ग्रास रूट्स को एजुकेट करो। ग्रास रूट्स को जब आप एजुकेट करोगे, आपका जो फ्यूचर है, ये जो हम आज वोट्स की बात कर रहे हैं, वो एक इंटेलिजेंट वोट बनेगा आपका। आपका इंटेलिजेंट वोट नहीं है, आपका भिखारी वोट है। अभी भी आप देख लेना, 500 रुपया, 1000 रुपया देंगे, वो बिरयानी की प्लेट देंगे, जाके बेचारे वोट दे देंगे। वो तो डे टू डे सर्वाइवर्स हैं ये। वी नीड टू एजुकेट देम। आई टोटली एग्री विद द लेडी, हमने इनको भिखारी नहीं बनाना, हमने इनको स्किल्ड लेबर पे लेके जाओ। कितने लोग हैं बाहर जाते हैं, दे अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस। सो हमने अपनी रीथिंकिंग करनी है। बाप, अगर हम नहीं करेंगे, ऑनेस्टली ये वही है जी, मुझे वोट दे दें, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई रोटी कपड़ा मकान, कोई ये येलो कैब, कोई करप्शन खत्म कर देंगे। ये दीज आर ऑल वंडरफुल नाराज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं इनकी। आई एम टेलिंग यू, मेरे शोज के अंदर कई लोग आए जिनको अलीपुर उधर के ये घोटकी और ये क्या कहते हैं भालपुर, रहीमगर खान, इनको बेचारे जो भुट्टो साहब ने जमीनें दी थी या घर दिए थे, अभी तक नहीं मिले। वो लड़ रहे हैं डीसी के साथ कि जी हमें घर दें, आपने तो बड़े वादे किए थे हमारे साथ। तो ये सब पार्टीज ने वादे किए हुए हैं। अब वक्त आ गया आपका लिटमस टेस्ट का, डिलीवरेंस। जब तक कोई जो मर्जी आ जाए, हम कहते हैं जो मर्जी आए पावर में, लेकिन डिलीवर करो खुदा के लिए। और अब आपकी एक नई खेप की आ रही है। आपके जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, आई थिंक दे स्लोली फेजिंग आउट, नए फेसेस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी में नए आए हैं, यून में नए आ रहे हैं, पीटीआई में तो है ही नए। तो मैं समझता हूँ कि आपने सबको मिलजुल के चलना है। अगर नहीं चलोगे, आई एम टेलिंग यू,
एक में आज मीर साहब ये देखना है कि ये जितने भी नए लोग आ रहे हैं ये अब एक नए ट्रैक पर पाकिस्तान को लेकर जाते हैं, दुरुस्त सिमत में जाते हैं, या फिर ये पुरानी उस रास्ते को फॉलो करते हैं, उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हसन साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आने से पहले, चूँकि चार्जशीट आपके खिलाफ बनती जा रही है, ज़रा उज़मा साहिबा से भी मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ कि उज़मा साहिबा ये एजुकेशन की जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स चाहिए, आपके पास या आपका जो पूरा अलायंस है उसके पास प्लान है कि अगर आप लोग आ जाते हैं मेजॉरिटी में, वो यकीनी तौर पर एक सरप्राइज़ होगा, तो किस तरह से उसको कहाँ से दुरुस्त करने की इब्तिदा करेंगे? बिल्कुल, प्लानिंग तो हर सियासी पार्टी के पास है और प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारी ये कोशिश होगी कि सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ पे काम किया जाए, क्योंकि सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ग्रास रूट से आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं तो आने वाला वक्त, आने वाला पाकिस्तान बेहतरीन होगा। और ये जो हम एयरपोर्ट्स पे जलील होते हैं कि पाकिस्तानी जो है अनएजुकेटेड होते हैं या तरबियत नहीं हुई भी, तो हम सर जो है फ़ख्र से उठा के जो है ना वो कहीं जा सकेंगे। और एजुकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी आने वाली नस्लों के लिए, वरना ऐसे ही हम घिसते रहेंगे, ऐसे ही हम मरते रहेंगे, ऐसे ही एक बिरयानी की प्लेट पे हम बिकते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास बिल्कुल प्लानिंग है, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम हेल्थ पे काम करेंगे और हम बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात पे काम करेंगे, ख़ासकर बच्चियों की तालीम पे काम किया जाएगा। तो हमारे पास, हमारे मंशूर में भी है और हमारे पास सारी प्लानिंग है इंशाल्लाह। और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन नहीं, जो ये स्किल्ड बेस्ड बुनियादी ज़रूरियात, देखें बुनियादी ज़रूरियात में क्या आता है? पानी, सड़कें, बिजली, बेहतरीन रोज़गार, गरीब की आवाज़ आगे पहुँचाना और उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। असम्बली में जाके बैठना कमाल नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं विन करूँगी नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, मगर असम्बली में जाकर आप विन करने के बाद जो आवाज़ बनते हैं ना, वो असल जीत होती है। जीत हार तो देखें आपके नसीब में और आपकी मेहनत पे होती है, मगर मैं अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज दूंगी कि असम्बली में जाना ही अपना एक गोल और एम ना बनाएं, इस पे इम्प्लीमेंट भी करवाएं, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी यूथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए काम करें, और हमारे पास बिल्कुल पूरी प्लानिंग है। ठीक है, तो हसन साहब ये पिछले 15 साल में जो कुछ हो चुका है तो हम सुन चुके हैं, सबके ज़ाती तजुर्बे भी हैं, आगे अब आप लोगों ने करना क्या है? देखिए, हमारे सारे मेहमानों ने एजुकेशन के बारे में बात की। एजुकेशन का नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एंड दे हैव सेलेक्टेड मी because I am running private educational institutions in Karachi for the past 42 years and my personal capacity मैं पिछले 11-12 years से मैं रन कर रहा हूँ। इस क्वालिटी को आप गवर्नमेंट स्कूल तक कैसे लेके जाएंगे? Of course, see I know everything। मुझे क्लासरूम के अंदर तक पता है कि पेडागोजीज़ किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स डेवलप करते हैं, किस तरीके से टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, बच्चों की होलिस्टिक लर्निंग होती है। हमें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी है, उनको हमें कोडिंग सिखानी है, उन्हें हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देनी है, उनको हमें 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स देनी है, उनकी IT। और आप यकीन करें, जब मैंने आई जॉइन द पार्टी अ मंथ और सो अगो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको ये बोला कि आई नीड टू मेक श्योर दैट द मंशूर वी हैव इज़ फोकस्ड ऑन एजुकेशन, और हमें एजुकेशन की पॉलिसी को रिफॉर्म लेकर आना है, नॉट फॉर द सिंध बट फॉर इंटायर पाकिस्तान। एंड मुझसे ज़्यादा एजुकेशन के बारे में मुझे नहीं लगता कोई और गेस्ट और कोई और बात कर सकता है। इलेक्शन टिकट्स के लिए तो बड़ी जंग होती है पार्टियों में, बड़ी मेहनत और कोशिश, और लोगों ने सुना है कि बड़े पैसे भी देने पड़ते हैं। आपने अभी रिसेंटली पार्टी ज्वाइन की और आपको फॉरेन टिकट आप यकीन करें, आई थिंक एवरीथिंग वाज ऑन मेरिट, ठीक है। मुझे बुलाया गया, आई हैड प्रॉपर, इट वाज इन अ प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट वाज अ प्रॉपर इंटरव्यू जिसमें मुझे बुलाया गया, मुझे एक्सपर्टीज़ पूछी गई, एजुकेशन के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ थी, तो उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी इसकी कि अगर हम लोग आपको देते हैं और फ्यूचर में आप इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट नहीं भी होते, सो यू नीड टू वर्क ऑन एजुकेशन। और एजुकेशन के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी है, हमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को अपलिफ्ट करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उनमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, हमें टीचर्स लाइसेंस जैसे आपको पता चला कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, हमें उस पर वर्क करना है, हमें इनरोलमेंट बढ़ानी है। हमने BISP प्रोग्राम के बारे में बात की, हम BISP प्रोग्राम को अटैच करेंगे विद एजुकेशन। हम जो औरतों को हम जो एक स्टाइपेंड देते हैं, इट हैज़ बीन इंटरनेशनली अक्लेम्ड। हमने पॉवर्टी लेवल को लिफ्ट करने के लिए BISP प्रोग्राम हैज़ प्लेड अ बिग रोल, ठीक है। और उसको हमें एजुकेशन के साथ लिंक करनी है। जो माएँ जो अपने रूरल एरियाज़ में, अपने घरों में हैं, वो अगर अपने बच्चों को नहीं भेजेंगी स्कूल, तो वो हम कंडीशनैलिटीज़ लगाएंगे उनके अंदर कि उनको पे BISP के रेसिपिएंट नहीं होंगे वो, अगर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल में। सो हमारी पॉलिसी मेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, मेरी खुद की पॉलिसी मेकिंग शुरू हो चुकी है, मेरे पास टीम है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं लिंक अप हो चुका हूँ ऑलरेडी, और हमने एक ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया ऑलरेडी विदाउट थिंकिंग के अभी हमें क्या रिजल्ट। अब ये उम्मीद हम करते हैं कि ये सब ऑन ग्राउंड रियलिटी और आगे होते हुए हमें नज़र भी आए। पीजे मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मीर साहब।
देखें हमारे पास बड़ा अच्छा एक सिस्टम था, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने खुद सखर में जाके देखा, ये वो औरतें थीं कि वो देखती थीं कि इनके बच्चे, इनकी बेटियां कंप्यूटर्स पे और ये मोबाइल्स पे लगी हुई हैं, तो उन्होंने कहा हम क्यों ना करें। और इस स्कीम के अंदर ये बड़ा अच्छा हो रहा था। हम ग्रास रूट से ये लोग इलिटरेट लोगों को आप कुछ ना कुछ, जिसको अलिफ बे पे नहीं आता था, 1 2 3 की गिनती नहीं आती थी, वो हो रहा था। लेकिन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के उसको उड़ा दिया। अब बात आती है जो हसन बात कर रहे हैं, क्या हमने अपने सिलेबस को रिवाइज करना है? हमारा तो वही रटे वाला सिलेबस लगा हुआ है 47 से। क्या आर वी गोइंग टू गो इनटू द मॉडर्न सिविलाइजेशन? 1 2 फीस, ये इतनी फीसें हैं, मुझे बताओ 40-50 हज़ार रुपया, 40,000 रुपया आप एवरेज भी ले लो, 3 फैमिली 1,20,000 रुपीज, आम आदमी तो इतना कमाता भी नहीं है। What are you going to do about ये that? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है इस वक्त पीजे मीर साहब, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद भी बात करें, और हसन साहब को भी और अपने जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनको भी आने वाले दिनों में हम इस मामले पर जहमत देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, फौजिया हमीद साहिबा, उज़मा कामरान साहिबा, हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा बाद जब वापस आएंगे तो गज़ा पर इसराइल के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। अब ये 4था महीना शुरू हो चुका है और एक हफ्ते के बाद 100 दिन हो जाएंगे। 23,000 अमवात वहाँ पर हो चुकी हैं। क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, किस तरह से ये जंगबंदी मुमकिन हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और गज़ा और फ़लस्तीन पर इसराइली दहशतगर्दी, इसराइली बर्बरियत का सिलसिला 3 माह के बाद भी जारी है। अभी 4था महीना शुरू हो चुका है। 7 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ और इस जुल्म बर्बरियत के नतीजे में 23,000 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। 59,000 लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लोग भी शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में और कहीं तो बग़ैर अस्पतालों के उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। चूँकि किस तरह से वहाँ अस्पतालों को भी तबाह किया गया, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जिस पर दुनिया की खामोशी, दुनिया की हुकूमतों की खामोशी ख़ास तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इंतहाई काबिल अफसोस है। हमने अवामी प्रोटेस्ट देखे, हमने ऐसे एहतजाज जहाँ पर लोगों ने अपनी हुकूमतों को जगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि बड़ी ताकत अभी तक इस पर खामोश है। पाकिस्तान ने यहाँ से वजारत सेहत की जानिब से एक बड़ा खुशकुन बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इन हालात में भी वहाँ जाकर मरीज़ों का इलाज करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो अब क्या आगे सूरत हाल बनती है, जंग बंदी कैसे मुमकिन है, इस जंग का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाबर साहब, ये 100वें दिन में ये जंग अब दाखिल होने वाली है। 23,000 से ज़ायद जाने इसमें जा चुकी हैं, और अभी भी हमें कहीं कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। हम एंटोनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ दौरे देख रहे हैं। अमेरिका बात तो करता है जंग बंदी की, लेकिन किन बुनियादों पर की जाती है, उसकी शराइत क्या होती हैं, कुछ सामने नहीं आ पाता। क्या मुस्तकबिल है इस खित्ते का? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट अहम मौजू जिस पर आपने बात करने का मौका दिया है। तो कोई शक नहीं, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। 90 दिन हो गए हैं, अभी तक ये इंसानी अलमिया दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे ख्याल में जो इसराइल ने अहदाफ मुकर्रर किए थे गज़ा पर अपनी जारी जब उन्होंने शुरू की, देखा जाए तो इसराइल खुद ही अपनी इस चाल में फंस के रह गया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि इतनी वहशियाना बमबारी के बाद या तो फ़लस्तीनी खुद ही वहाँ से उठ के चले जाएंगे, गज़ा को खाली कर देंगे, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि वो शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, हमास का ख़ात्मा हो जाएगा, या फ़लस्तीन के रहने वाले ख़ुद हमास के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और उनका जो बेबुनियादी मकसद पूरा हो जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। 23,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं। गज़ा के शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया है। तकरीबन 70,000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की और स्टूडेंट्स की है। हॉस्पिटल्स को बिल्कुल तबाह कर रख दिया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। बट इसके बावजूद दाद देनी पड़ती है फ़लस्तीन के लोगों को, और तमाम वो लोग जो गज़ा में रह रहे हैं कि उनका जो जज्बा हुर्रियत है वो बिल्कुल किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहाँ तक जंग बंदी का या दूसरे मामलात का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। बयानात की हद तक वो बात कर देता है, इससे बढ़ के आगे कुछ नहीं होता। और इवन जो इंसानी इमदाद है, जो ह्यूमन असिस्टेंस है, UN के अपने 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इंतहाई तशवीश का इजहार किया, क्योंकि कभी भी दुनिया के किसी खत्ते में बड़ी बड़ी जंगों में भी अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को इसका टारगेट नहीं किया गया, और इंसानी इमदाद भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही।
लोग बयानात की हद तक तो जिक्र करते हैं। ओवरऑल अगर उम्मा का जिक्र करें, इस्लामिक कंट्रीज का जिक्र करें, तो वहाँ भी एक बेहिशी का आलम है। बाबर साहब, अब जबकि कोई 23,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, अब जबकि कोई 59,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, अब अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता का दौरा किए जाना, वहाँ पर एंटोनी ब्लिंकन उर्दन और कतर में इस जंगबंदी से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो अब ये किस बुनियाद पर यह बात हो रही है? अब इसमें इनका क्या मफाद है? ये किन शराइत, और ज़ाहिर जो शराइत वो बताएंगे वो भी काफ़ी सख्त होंगी। जी, वो शराइत यकीनन सख्त होगी। अगर हम शराइत में ये शामिल है कि कहीं गज़ा का कंट्रोल जो है वह इसराइल को दे दिया जाए या गज़ा के शहर को खाली कर दिया जाए, तो ये किसी सूरत भी फ़लस्तीनी तो नहीं मानने वाले। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इससे कम शराइत क्या हो सकती हैं? कोई कंट्रोल किस्म का इसराइल का तसल्लुत वहाँ पर मान लिया जाए तो एक स्टेलमेट किसी सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है इतना कुछ होने के बाद अभी एक दिन तो इस जंग का ख़ात्मा होना ही है, और इसीलिए आपको मुख्तलिफ बयानात भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसराइल इस जंग को भी लिबनान की हद तक भी ले जाने पर तुला हुआ है। हिजबुल्लाह पे भी उन्होंने कुछ हमले करने की कोशिश की है, लेकिन उस एंड पे अमेरिकन ने भी उसको खबरदार किया कि हिजबुल्लाह के साथ अगर उसने अपने आप को अंगेज किया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, बिकॉज हिजबुल्लाह ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस स्टडी है, वो तो हमास से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो नेतन्याहू के होते हुए इस तरह के जो हुक्मरान होते हैं, तो फैशिस्ट हुक्मरान होते हैं, जो इंतहा पसंद होते हैं, उनके होते हुए कभी कौमों की बेहतरी नहीं होती। वो अपनी ज़ात से आगे कभी नहीं सोचते, अपने मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं सोचते। इसराइल के खुद बहुत मुश्किलात है, उसके शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन अपने घरों में बंकर्स बना के रहते हैं, आज़ादाना वो भी नहीं फिर सकते। तो ऑल सेड एंड डन मशरक़ वस्ता की सूरत हाल एक फ्लैश पॉइंट है। इस कदर दुनिया को तवज्जो देनी पड़ेगी। ना ये यूक्रेन जैसा मसला है, ना दुनिया के किसी और खत्ते में जो मुख्तलिफ मसाइल उन जैसा मसला है। ये बहुत डिफरेंट इशू है, इसके ऊपर तवज्जो देंगे और वही बात जो दुनिया कहती है 2 स्टेट सलूशन वाली, उस तरफ आएंगे। फ़लस्तीनियों का जीने का, ज़िंदा रहने का, आज़ादी का हक़ तस्लीम करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। इस तरह की जंगों से कभी हालात बेहतर नहीं होते, क्योंकि इस तरह की जंगों से मज़ीद ख़ामियाँ ही पैदा होती हैं। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, अमेरिका बीच में आएगा, उसका अपना भी इंटरेस्ट इसी में है, और दूसरी बड़ी आलमी ताकतें बीच में आएंगी और किसी अमन के माहदे की तरफ बात जाएगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। अदरवाइज़ एक डर और खौफ का जो आलम फ़लस्तीनियों में था वो तो ख़त्म होकर आ गया। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी गज़ा में जाते हैं वो भी यही कहते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा, इससे ज़्यादा उनकी तबाही बर्बादी क्या होगी। तो इसराइल ओवरऑल मेरे ख्याल के मुताबिक अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका, क्योंकि इतनी वहशनी बीमारी के बाद गज़ा को मलबे का ढेर बनाना तो कोई एम नहीं था। वो हर जगह ये ऐसा हो सकता है, फ़लस्तीनियों के जो विल टू फाइट है उसको वो ना ख़त्म कर सके ना हमास का। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर अलाउद्दीन साहब रहे थे। इस वक्त जो गज़ा में सूरत हाल है उस पर यकीनी तौर पर दुनिया को आंखें खोलने और एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।